ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो तुम्हें मिलेगा इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से, जो तुम्हें लेना होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये हुआ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ये हुआ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ये हुआ आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ये हुआ बी वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्लियर, और डायरेक्शन हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। ये तो एक अप्रोच हुआ कि रिजल्टेंट का हम लोग डायरेक्शन कौन सा ले रहे हैं। क्लियर, अब हम लोग सीखेंगे, हम लोग पहले ट्रायंगल का यूज करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके साथ डायरेक्शन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। पहले इसको कॉपी कर लो, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बोला है दोनों लॉ से रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स सेम ही आता है। क्लियर, तो हम लोग एक को सॉल्व करेंगे और दूसरे को बिना सॉल्व किए आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, क्योंकि सेम ही अप्रोच है। क्लियर, कॉपी कर लो। रिजल्टेंट का ये हुआ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, अगर एंगल 180 है तो ये हुआ रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड, जो भी ज्यादा है उसको सामने लिख देना। अगर 90 डिग्री होता है तो ये होता है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो दो वेक्टर है 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर ये दोनों फोर्स पैरेलल Hello students, my name is Debojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है क्लास 11 का मोशन इन ए प्लेन का वीडियो नंबर 2 और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बनता है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। ऑब्वियसली अगर हमें दोनों वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना होता है तो उसके लिए कुछ पार्टिकुलर लॉ हमें सीखना होता है, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू कैसे हम लोग दोनों वेक्टर के लिए उसका जो रिजल्टेंट बनता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करता है। इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने सीखा कि फिजिक्स में वेक्टर का कंसेप्ट हमें चाहिए क्यों, दोनों वेक्टर के बीच में हम लोग कैसे एंगल मेजर करते हैं और भी ढेर सारा कंसेप्ट। अगर आप लोगों को वो सब कंसेप्ट जानना है आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा। आई होप आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग मुझे बहुत ढेर सारा सपोर्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी को हम लोग नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा से ऐड कर पाते हैं, लेकिन अगर तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है तो तुम्हें कुछ पार्टिकुलर लॉ का मदद लेना होगा। जैसे हम लोग अगर दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना चाहते हैं तो उसमें तुम्हें ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का यूज करना होगा। दोनों लॉ से एक ही रिजल्ट आता है, इधर यू कैन यूज ट्रायंगल लॉ और यू कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग सिर्फ दो वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, दो से ज्यादा तुम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से ऐड दोनों वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ तुम दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो तो तुम्हें मदद लेना होगा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का। दोनों लॉ से रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है वो एक ही आता है, हम लोग सीखेंगे। लेकिन अब तुम्हें दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना चाहिए तो तुम्हें ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मदद लेना होगा। सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर है, यू कैन यूज ट्रायंगल लॉ और बाय पैरेललोग्राम लॉ। अगर तुम्हें दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है तो उस केस में तुम्हें पॉलीगॉन लॉ का मदद लेना होगा, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैंने लिखा है फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर को ऐड करना चाहते हो, सिंपल यू कैन यूज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखो ध्यान से, इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। तो क्या हुआ पहला स्टेटमेंट, अगर एक ट्रायंगल का दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन एंड इन मैग्नीट्यूड टेकन इन सेम ऑर्डर। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कितने साइड होता है, तीन साइड, तीन साइड में से दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, तीन साइड में से दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। क्लियर, तो देखो ये हुआ एक वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, और ए, ठीक है, और ये ए वेक्टर का टेल और ये हुआ ए वेक्टर का हेड। अब ए वेक्टर के हेड से मैं और एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये हुआ बी वेक्टर। तो ए वेक्टर के हेड के ऊपर बी वेक्टर का टेल है और ये हुआ बी वेक्टर का हेड। तो ये हुआ ट्रायंगल का दो साइड देख सकते हो,
तो ट्रायंगल के दो साइड को मैंने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो तुम्हें मिलेगा इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से, जो तुम्हें लेना होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये हुआ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ये हुआ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, ये हुआ R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस ये हुआ B वेक्टर। ठीक है, अब तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहां पर सेम ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर का मीनिंग क्या है? ध्यान से देखो, सेम ऑर्डर मतलब क्या है? सेम ऑर्डर मतलब यहां पर दिखाता हूं। मान लो ये वेक्टर तुमने ड्रॉ किया A वेक्टर, ठीक है। अब A वेक्टर के हेड से तुमने और एक वेक्टर ज्वाइन किया, ड्रॉ किया B वेक्टर। अगर ये ट्रायंगल का थर्ड साइड जो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर वो सेम ऑर्डर में होता ना, तो हम लोग फिर से देखो क्या किए। देखो A वेक्टर से A वेक्टर के हेड से हम लोग B वेक्टर का टेल ज्वाइन किए। अगर रिजल्टेंट भी सेम ऑर्डर में होता तो फिर से हम लोग B वेक्टर के हेड से ये रिजल्टेंट वेक्टर बनाते। क्लियर? ये होता। अगर रिजल्टेंट भी सेम ऑर्डर में होता तो हम लोग ऐसा सिचुएशन बनाते कि B वेक्टर के हेड से ये बनता रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन ये वाला सिचुएशन गलत है। तुम्हें ये रिजल्टेंट लेना होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। तभी देखो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग रिजल्टेंट का जो टेल है वो यहां पर लिए है और हेड हम लोग यहां पर ज्वाइन किया है। क्लियर? अगर ये रिजल्टेंट सेम ऑर्डर पे होता तो B वेक्टर के हेड से हम लोग रिजल्टेंट का टेल ज्वाइन करते और ये होता रिजल्टेंट का हेड। लेकिन ये रिजल्टेंट हमें लेना होगा ऑपोजिट ऑर्डर में, तो ये हुआ R वेक्टर का जो टेल है, रिजल्टेंट का जो टेल है वो A वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन होगा और ये हुआ उसका हेड जो B वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हुआ। तो ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर? और ये हुआ ट्रायंगल का थर्ड साइड जो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है और जो ऑपोजिट ऑर्डर में है। क्लियर? ये हुआ सेम ऑर्डर और ये ऑर्डर, लेकिन ये वाला सिचुएशन गलत है क्योंकि रिजल्टेंट को हमें सेम ऑर्डर में नहीं लेना होगा, रिजल्टेंट को हमें ऑपोजिट ऑर्डर में लेना होगा। क्लियर? ये हुआ A वेक्टर, ये हुआ B वेक्टर, रिजल्टेंट ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है और वो ऑपोजिट ऑर्डर में है। क्लियर? अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझते हैं, फिर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। इसको पहले कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन करेक्ट है, ये तुम्हें रिजल्टेंट लेना होगा ऑपोजिट ऑर्डर में। क्लियर? लिख लो पहले। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इस लॉ से भी तुम ओनली एंड ओनली टू वेक्टर को ही ऐड कर सकते हो। क्लियर? तो देखो स्टेटमेंट क्या है, if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point। तो क्या करो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो। तो देखो ये हुआ पैरेललोग्राम, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं पैरेललोग्राम। चलो ये मैं ड्रॉ किया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? तो ये हुआ एक वेक्टर A वेक्टर और ये हुआ इसका एडजेसेंट साइड, ये साइड को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं B वेक्टर से। क्लियर? तो एक पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड को मैं दो वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर? ये हुआ A वेक्टर, ये हुआ B वेक्टर, ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो इस पॉइंट से मैंने A वेक्टर को ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से सेमी पॉइंट से B वेक्टर को ड्रॉ किया है। अब क्या बोल रहा है, देन देयर रिजल्टेंट इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, वो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड को हमने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है और ये कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है, ये कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है ना, देख सकते हो, ये कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है, यही डायगोनल होगा इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। क्लियर? तो ये हुआ R वेक्टर इक्वल टू ये हुआ A वेक्टर प्लस B वेक्टर।
तो ये हुआ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का शानदार सा कंसेप्ट। एक पैरेललोग्राम है, दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर से रिप्रेजेंट करो, कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है वही ये होगा रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर का। क्लियर? इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे, ये तो तुमने सीखा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट का डायरेक्शन। अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्लियर? और डायरेक्शन हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। ये तो एक अप्रोच हुआ कि रिजल्टेंट का हम लोग डायरेक्शन कौन सा ले रहे हैं। क्लियर? अब हम लोग सीखेंगे, हम लोग पहले ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके साथ डायरेक्शन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। पहले इसको कॉपी कर लो। मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बोला है दोनों लॉ से रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स सेम ही आता है। क्लियर? तो हम लोग एक को सॉल्व करेंगे और दूसरे को बिना सॉल्व के ही आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर? क्योंकि सेम ही अप्रोच है। क्लियर? कॉपी कर लो। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ से मदद से दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल पाते हैं। चलो शुरू कर रहे हैं प्रोसेस। तो देखो, ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर। कहा नाम? तो चलो ये नाम देता हूं बी वेक्टर। अच्छा, इसको यहां पर लिखता हूं, रुको। ये हुआ बी वेक्टर और ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो रिप्रेजेंट होगा थर्ड साइड से एक ट्रायंगल का, और वो भी ऑपोजिट ऑर्डर में। तो ये हुआ रिजल्टेंट। क्लियर? ये है ट्रायंगल का तीनों साइड। दो वेक्टर को हमने दो साइड से रिप्रेजेंट किया है सेम ऑर्डर में। क्लियर? और ये जो रिजल्टेंट हो रहा है ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का वो है ऑपोजिट ऑर्डर में। क्लियर? तो ये हुआ रिजल्टेंट, ये हुआ ए वेक्टर प्लस ये हुआ बी वेक्टर। अब देखो, ये मैं नाम दे रहा हूं ओ, ये हुआ पी और ये हुआ क्यू। ओके, अच्छा तो देखो ध्यान से, ये हुआ ओ पी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट मैं अगर नाम दूं पी क्यू वेक्टर, ये हुआ बी वेक्टर और ये हुआ ओ क्यू वेक्टर, ये हुआ आर वेक्टर। और मैंने तुम लोग को ये भी बताया था कि हर एक वेक्टर को हम लोग एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और एरो का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो ओपी वेक्टर, ये हुआ ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और ये हुआ ए, मतलब ये ए वेक्टर का ये हुआ मैग्नीट्यूड और इसका करस्पॉन्डिंग ये हुआ उसका लेंथ। तो कोई एक वेक्टर को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं एरो के थ्रू, एरो का लेंथ क्या होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सिंपल, ए वेक्टर का ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये हुआ उस एरो का करस्पॉन्डिंग लेंथ। क्लियर? तो ये हुआ पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी क्यू और ये हुआ बी और ये हुआ ओ क्यू इक्वल टू आर। तो ये हुआ रिजल्टेंट का ये हुआ मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ ये, करस्पॉन्डिंग उस एरो का जो लेंथ है वो है ओ क्यू। क्लियर? ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हुआ उस एरो का लेंथ, ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हुआ उस एरो का लेंथ पी क्यू और ये हुआ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर और ये हुआ करस्पॉन्डिंग एरो का लेंथ। क्लियर? हर एक वेक्टर को हम लोग जब एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एरो का जो लेंथ होता है वही होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लास्ट वीडियो में हमने ये डिटेल्स में डिस्कस किया था। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमें सीखना होगा, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके फर्स्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं। ध्यान से देखो, क्या मैं ये वाला एंगल ले सकता हूं थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि देखो ये पॉइंट पे नजर मारो, ये पॉइंट पे ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मीट अप हो रहा है, तो हम लोग टेल और हेड के बीच में एंगल नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग ये वाला लाइन थोड़ा आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखो, अगर ये ए वेक्टर को ध्यान से देखो, अगर ये ए वेक्टर को मैं सामने प्रोसीड कर रहा हूं, देखो ध्यान से, तो ये वाला पॉइंट अभी बन जाएगा क्या, अभी ये वाला पॉइंट अभी बन जाएगा ए वेक्टर के लिए टेल और ये भी बी वेक्टर के लिए टेल बनेगा। ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा, क्योंकि देखो
ये पॉइंट पे ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मीट अप हो रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा बेटा जी। तो इसके लिए ए वेक्टर को आगे प्रोसीड करना होगा। तो अभी ये पॉइंट बना ए वेक्टर के लिए टेल और यही पॉइंट बना बी वेक्टर के लिए भी टेल, तो ये हुआ अब एंगल थीटा। क्लियर? अभी ये वाला एंगल हुआ थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ये हुआ एंगल बिटवीन ये हुआ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बस आगे कुछ नहीं करना है, सिंपल अलजेब्रा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हुआ थीटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल, ये वाला एंगल नहीं होगा, तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। इसका नाम दे रहा हूं एन, इसका नाम दे रहा हूं एन, ठीक है। तो अब यूज करो, देखो ये मैं यूज कर रहा हूं फ्रॉम, कौन सा ट्राइंगल यूज करो, फ्रॉम पी क्यू एन ट्राइंगल यूज करो, पी क्यू एन। ये पहले यूज करो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा का ये वाला साइड है परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है, क्यू एन, ये हुआ क्यू एन डिवाइड बाय ये हुआ हाइपोटेनियस पी क्यू, ओके, ये हुआ पी क्यू और ये हुआ क्यू एन इक्वल टू पी क्यू और ये हुआ साइन थीटा। ऊपर से देखो पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है बी, तो ये हुआ बी साइन थीटा। अच्छा, इसके बाद उसी ट्रायंगल में से cos थीटा का वैल्यू निकालो। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हुआ एंगल, उसका जो अपोजिट साइड है वो है परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस Pn, ये हुआ Pn और हाइपोटेनियस कितना है, ये हुआ PQ, ओके। तो ये हुआ Pn इक्वल टू PQ इनटू cos थीटा। क्लियर? ठीक है ना। अच्छा, तो ये हुआ Pn, PQ कितना है, PQ है B, तो ये हुआ B cos थीटा। तो हमने ये निकाल लिया Qn कौन सा है, ये वाला, ये हुआ B sin थीटा और Pn कितना है, B cos थीटा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब मैं ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहा हूं। क्लियर? अच्छा, फ्रॉम ये ट्रायंगल यूज कर रहा हूं, फ्रॉम ट्रायंगल ONQ, फ्रॉम ट्रायंगल ONQ क्या लिख सकता हूं मैं, ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल है 90। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये हुआ परपेंडिकुलर, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ONQ, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज, ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस और ये हुआ हाइपोटेन्यूज। तो क्या मैं लिख सकता हूं, OQ स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ बेस, तो ये हुआ ON का होल स्क्वायर प्लस ये हुआ QN का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, OQ मतलब क्या है, OQ मतलब R स्क्वायर, तो ये हुआ R स्क्वायर। नेक्स्ट ON को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ON को OP प्लस PN, ON को OP प्लस PN, ये हुआ OP और ये हुआ PN का होल स्क्वायर। अच्छा, QN को मैं बाद में लिख रहा हूँ, चलो इसको मैं QN स्क्वायर लिख रहा हूँ। अच्छा, तो ये हुआ R स्क्वायर। अच्छा, OP कितना है, OP क्या है, OP इज A, तो ये लिखो A। उसके बाद PN का वैल्यू यहां से देखो B cos थीटा, तो ये हुआ B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस QN कितना है, B sin थीटा, तो इसका होल स्क्वायर, B sin थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे जगह चाहिए, इसको पहले लिखो तब मैं इसको इरेज करूंगा। तो देखो ये यहां से आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर मान लो, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये वाला आएगा। ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से। तो अब देखो r स्क्वायर क्या आ रहा है, ये हुआ कैपिटल R स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी cos थीटा होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये हुआ a स्क्वायर प्लस ये हुआ ट्वाइस ab cos थीटा प्लस ये आया b स्क्वायर, ये हुआ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या टर्म है, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a प्लस बी होल स्क्वायर जो क्लास 7 में सीखे थे, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये आ रहा है b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हुआ r स्क्वायर, ये हुआ a स्क्वायर, ये हुआ ट्वाइस ab cos थीटा, यहां से तुम b स्क्वायर कॉमन ले लो, ये तो तुम्हें पता ही होगा, क्लास 9 या 10 में सीखे थे, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 होता है या 1 होता है, 1 होता है, ओके।
तो ये हुआ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ये हुआ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हुआ अंडर रूट ये हुआ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस ये हुआ बी स्क्वायर। तो देखो ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये आर क्या है, ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये कौन सा वेक्टर था, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का ये हुआ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुआ ये। तो देखे हो कि दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो उन दोनों वेक्टर का जो बीच का एंगल है थीटा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। नॉर्मली स्केलर तरीके से तुम दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान से, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तुम्हें पहले उन दोनों वेक्टर का जो बीच में एंगल है उसको निकालना होगा। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ये हमने यूज किया है ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम लॉ से भी दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये आता है वो सेम ही है। क्लियर? ट्रायंगल लॉ से हमने ये निकाला है, पैरेललोग्राम लॉ से भी दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम ही आता है। ओके, अब हम लोग ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे। क्लियर? तो अब हम लोग ये ले रहे हैं, देखो अच्छा अगर मैं रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल अल्फा ले लूं तो ये क्या करेक्ट होगा? ये क्या करेक्ट होगा? होगा करेक्ट, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट में आर वेक्टर और ए वेक्टर का टेल मीट हो रहा है तो ये वाला एंगल अल्फा एकदम 100% करेक्ट होगा। ओके, इसको पहले कॉपी कर लो, इसको बॉक्स करो। नेक्स्ट हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ओके क्लियर? कॉपी कर लो। तो अब हम लोग जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो निकालने जा रहे हैं। तो हमने ये लिया है अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू ये हुआ एंगल बिटवीन ये हुआ रिजल्टेंट वेक्टर और ये हुआ ए वेक्टर। तो चलो कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं फ्रॉम ट्रायंगल ये हुआ ONQ, जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है ONQ। ये हम लोग यूज कर रहे हैं tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, ये हुआ QN डिवाइड बाय ये हुआ ON। क्लियर? अच्छा, ये हुआ tan अल्फा, ये छोड़ दिया हमने QN को और ON को डिवाइड करो, ON को OP प्लस PN। ओके, ये हुआ OP प्लस ये हुआ PN। तुम्हारे कॉपी में है, ध्यान से देखो तो ये QN कितना था, QN हमने निकाला था, ये जितना मुझे याद है QN हुआ था B साइन थीटा और ये PN कितना था, PN था B कॉस थीटा। तो ये QN कितना है B साइन थीटा और ये OP कितना है, OP है A और ये PN कितना है, PN है P कॉस थीटा। तो ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये भी तुम्हें याद रखना होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, ये R इक्वल टू क्या था, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये हुआ रिजल्टेंट का डायरेक्शन, जो तुम्हें याद रखना होगा। ये फॉर्मूला याद रखने का एक तरीका है, मैं सिखा देता हूं। देखो रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है, ओके, इस केस में रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है तो ए नीचे अकेला बैठ रहा है। ओके, रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा वो वेक्टर नीचे अकेला बैठ रहा है ए। बाकी क्या हो रहा है, बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नीचे अकेला बैठ रहा है, बाकी ये बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो हमने ट्रायंगल लॉ के मदद से दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो हमने सीख लिया। नेक्स्ट हम लोग पैरेललोग्राम लॉ का जस्ट अप्रोच देखेंगे। एकदम हमने जो प्रोसीड्यूर किया है वो प्रोसीड्यूर एकदम मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा
डिटो कॉपी है, तो हम लोग फिर से कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं जस्ट प्रोसेस एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। तो कॉपी कर लो, चलते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम लॉ। ये अप्रोच एकदम सेम है। अगर 11 के एग्जाम में आ रहा है कि दोनों वेक्टर ए बी गिवन है, थीटा है उन दोनों के बीच में एंगल, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो हर एक टर्म जो हमने ये इसमें यूज किया है ट्रायंगल लॉ में, हर एक टर्म सेम होगा। ओके, एक बार कॉपी कर लो, मैं दिखा देता हूं, चलो। तो अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के मदद से दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो निकालने जा रहे हैं। प्रोसीड्यूर तो एकदम सेम ही है, ठीक है। चलो देख लो, ये हुआ एक पैरेललोग्राम का दोनों साइड को मैंने ये ए वेक्टर और बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ये हुआ दोनों एडजेसेंट साइड। ये पैरेललोग्राम को कंप्लीट करो। अरे ये टेढ़ा कैसे हो गया? अरे ये अरे ये कंप्लीट हुआ। चलो, तो ये कॉमन पॉइंट से, अच्छा ना, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में ड्रॉ करते हैं। रुको बेटा जी, रुको, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ड्रॉ करते हैं, रुको। देखो, तो ये हुआ, अच्छा ए वेक्टर, क्लियर। अच्छा, इसको थोड़ा यहाँ पर टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बनेगा, रुको, ये हुआ, अच्छा ये हुआ ए वेक्टर, ये हुआ बी वेक्टर। ये क्या ज्यादा टिल्ट हो गया ना? ठीक ही है, चलो, अच्छा ये बन गया। ओके, अच्छा रुक जाओ, अच्छा ये दोनों अच्छा ठीक लग रहा है ना पैरेललोग्राम? हाँ ठीक ही लग रहा है। ये हुआ एक पैरेललोग्राम, दो एडजेसेंट साइड को मैंने दो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है, अरे ये ज्वाइन नहीं हुआ, रुक जाओ, ये अच्छा ये हुआ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल पास हो रहा है वो डायगोनल इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर से देखो, ये हुआ रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में ये हुआ एंगल अल्फा। ये हम लोग ले सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट में ए वेक्टर और रिजल्टेंट का क्या टेल है। फिर से देखो, ये हुआ अल्फा, क्या रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल। अच्छा, थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो देखो, ये वाला तो एंगल नहीं होगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, क्लियर। ये वाला एंगल नहीं होगा क्योंकि अगर ये बी वेक्टर है तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल मीट अप होगा, तो ये वाला तो एंगल नहीं होगा, सिर्फ ये वाला एंगल होगा, क्लियर। ये हुआ थीटा। ये अगर मैं ए वेक्टर मान रहा हूं, ये हुआ अगर बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल करेक्ट है क्योंकि तुम अब इस पॉइंट पर नजर मारो, दोनों वेक्टर के लिए टेल पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पे दोनों वेक्टर का टेल मीट अप हो रहा है उस पॉइंट पे तुम दोनों वेक्टर के बीच में एंगल ले सकते हो, क्लियर। तो फिर से एक काम करो, फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अच्छा, ये पॉइंट मैंने लिया P, ये पॉइंट मैंने लिया O, ये P और ये हुआ Q और ये हुआ N। ये मैंने नाम भी सेम दिया है ताकि हर एक वर्ड सेम हो। तो ये हुआ थीटा। अच्छा, थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल। अल्फा क्या है? ये रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल। फिर से तुम्हें क्या करना होगा, देखो एक बार दिखा देता हूं। ये हुआ OP वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ठीक है, लिखते जाओ। ये हुआ PQ वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। देखो, ये बी वेक्टर है तो पैरेलल ये भी बी वेक्टर है, क्लियर। अच्छा, तो लिखते जाओ। अच्छा, इसको कुछ नाम कर दो OS, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये लिख सकते हो तुम OQ वेक्टर इक्वल टू ये लिख सकते हो R वेक्टर। सिमिलरली ये हुआ OP वेक्टर का लेंथ, ये हुआ A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, PQ वेक्टर का लेंथ, ये हुआ PQ, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OQ वेक्टर का ये हुआ लेंथ और ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, क्लियर। फिर से तुम्हें क्या करना होगा, ये वाला ट्रायंगल लेना होगा, cos थीटा sin थीटा निकालना होगा। सेम चीज है, हर एक वर्ड सेम आएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग, अच्छा पहले तुम्हें क्या करना होगा, ये ट्रायंगल के मदद से cos थीटा sin थीटा, फिर तुम्हें ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होता है ONQ, फिर क्या होता है
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग तुम्हें ये मिलेगा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। देखो ये ड्राइंग में मैंने नाम भी सेम दिया है ताकि तुम एक ही एक्सप्लेनेशन से कोई भी एक लॉ आए तो तुम डेरिवेशन कर सकते हो। क्लियर, ये नाम भी सेम दिया है, ठीक है, कॉपी में देख लेना। तो ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा वो भी सेम ही होगा, tan अल्फा इक्वल टू ये हुआ b sin थीटा डिवाइडेड बाय ये हुआ a प्लस b cos थीटा। रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाता है वो नीचे अकेला बैठता है, बाकी b sin थीटा डिवाइड बाय b cos थीटा। ध्यान से देखो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के एंगल के ऊपर डिपेंड है, अगर एंगल चेंज कर रहा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो यही हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं। अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का क्या मैग्नीट्यूड है, 180 है तो क्या है मैग्नीट्यूड, 90 है तो क्या है मैग्नीट्यूड। तो देखो सिंपल रिजल्टेंट, सिंपल ये दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर, एंगल चेंज कर दोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर जाएगा। ओके, तो कॉपी कर लो, चलते हैं आगे। तो चलो अब हम लोग देख रहे हैं अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 होता है तो उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बनता है। देखो तो ये देखो, अच्छा तो ये हुआ नंबर 1, ये हुआ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखो इसका मतलब क्या है, ये हुआ ए वेक्टर और ये हुआ बी वेक्टर। तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट सेम ही डायरेक्शन में आएगा, तो रिजल्टेंट ये हुआ आर वेक्टर। लेकिन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये r इक्वल टू ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ए बी कॉस थीटा के जगह पर ये मैं लिखूंगा कॉस 0 डिग्री। क्लियर, अच्छा तो ये हुआ r और ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हुआ ट्वाइस ए बी। ओके, तो ये हुआ r इक्वल टू अंडर रूट ये हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर और ये आता है रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, ये हुआ r मैक्स इक्वल टू ये हुआ a प्लस b। तो ध्यान से देखना, अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट का ये एक्चुअली होगा, ये अप्रोक्सीमेट नहीं होगा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो मैक्सिमम होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखो ये मैंने कैसे लिखा कि रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन का ये तुम फॉर्मूला यूज करो, tan अल्फा इक्वल टू ये हुआ b sin थीटा, हमने क्या सीखा था, b sin थीटा डिवाइड बाय ये हुआ b cos थीटा। तो ये हुआ b sin 0 डिग्री डिवाइड बाय ये हुआ a प्लस b और ये हुआ cos ऑफ 0 डिग्री। b sin 0 क्या है, 0 डिवाइड बाय ये हुआ a प्लस b, तो ये हुआ 0, तो ये हुआ tan अल्फा इक्वल टू 0, ये हुआ अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा क्या था, रिजल्टेंट और a वेक्टर के बीच में एंगल, तो a वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है, मतलब रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में है a वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में। उल्टा करके भी सोच सकते हो, a वेक्टर जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में है। इसको थोड़ा मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ है, लग रहा है तो ये हुआ, अच्छा ये एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर, ये हुआ b वेक्टर और एक ही स्ट्रेट लाइन में ये हुआ रिजल्टेंट। क्लियर, तो a वेक्टर b वेक्टर r वेक्टर तीनों के बीच में एंगल 0 है, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल 0, तो रिजल्टेंट और a वेक्टर के बीच में भी एंगल 0, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। क्लियर, इस केस में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो मैक्सिमम आता है a प्लस b। अब हम देखेंगे जब थीटा इक्वल टू 180 होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम आएगा। क्लियर, कॉपी कर लो इसको पहले। तो नेक्स्ट देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हुआ स्पेशल केस 2। मैं कहां पर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये हुआ स्पेशल केस 2, ये मैंने थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर ये मैंने चेंज किया 180 डिग्री। अच्छा, तो ये मैंने चेंज किया थीटा इक्वल टू ये हुआ 180 डिग्री। अच्छा, ये देखो अब मैं दोनों वेक्टर को उल्टा ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मान लो
अच्छा, मान लो हमने ये एज्यूम किया कि ए वेक्टर का जो लेंथ है मतलब मैग्नीट्यूड है वो कम है, और ये हुआ बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उल्टा है। अच्छा चलो एक ही डायरेक्शन में लेते हैं ताकि तुम लोग को समझ में आए। देखो, अच्छा ये हुआ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, और हमने क्या लिया है, ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखो, बी वेक्टर का जो लेंथ है वो ए वेक्टर ज्यादा है, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कम है। चलो इसको थोड़ा और कम कर देते हैं। तब ध्यान से देखो, बी वेक्टर ए वेक्टर से ज्यादा है मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, और दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180। तो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, देखो ये हुआ cos ऑफ 180। तो रिजल्टेंट का क्या आएगा फॉर्मूला, देखो ध्यान से, ठीक है। इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो cos 180 मतलब क्या हुआ, cos 180 मतलब -1, तो यहाँ पर -1, ये आएगा a माइनस बी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे r, ये हुआ r मिनिमम। तो जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 होता है तो उस केस में रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम आता है। तो इस केस में मैं इक्विवेलेंट साइन इसीलिए लिख रहा हूं, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हम लोग लिखेंगे, अच्छा चलो इसको ऐसे लिखता है, आर मिनिमम इक्वल टू ए, ऐसे लिखता हूं ए माइनस बी। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ए माइनस बी, अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बी माइनस ए बनेगा। क्लियर। तो इस केस में रिजल्टेंट का वैल्यू हमेशा मिनिमम होता है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ए माइनस बी, और अगर बी वेक्टर का ज्यादा मैग्नीट्यूड तो बी माइनस ए। ओके, और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में बनेगा, देखो ध्यान से, रिजल्टेंट एक्चुअली उसी डायरेक्शन में बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। क्लियर। तो ये मैं लिखा देता हूं, क्लियर। अच्छा, इन दिस केस ये हुआ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट will be in the direction of the vector having larger magnitude। ओके, तो देखो इस केस में हमने बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा लिया है, तो इस केस में हम लोग ओनली इन दिस केस हम लोग क्या लिखेंगे, ओनली इन दिस केस, ओनली इन दिस केस हम लोग क्या लिखेंगे, ये हुआ आर मिनिमम, तो हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए, क्योंकि इस केस में हमने बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा लिया है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बनेगा बी माइनस ए, और इस केस में रिजल्टेंट भी बी वेक्टर के डायरेक्शन में ही बनेगा, क्योंकि रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में लार्जर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब जिस डायरेक्शन में ये बी वेक्टर है उसी डायरेक्शन में बनेगा। हमने क्या लिया है, हमने इस केस में लिया है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। अगर सपोज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में बनता। सिंपल, नथिंग एल्स। ये तीनों वेक्टर एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा, थीटा इक्वल टू 180। क्लियर। तो रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में बनेगा जिस डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर का लार्जर मैग्नीट्यूड है। क्लियर। ये हुआ थीटा इक्वल टू 180 का केस। लास्ट केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का केस है। क्लियर, कॉपी कर लो इसको। तो ये हुआ हमारा लास्ट केस। ये हुआ सपोज दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अच्छा चलो, ये हुआ ए वेक्टर, ओके। अच्छा, और ये हुआ बी वेक्टर। ध्यान से देख सकते हो, ये पॉइंट पे दोनों वेक्टर का टेल मीट अप हो रहा है, तो ये हुआ 90 डिग्री। क्लियर, ये हुआ 90 डिग्री। क्लियर, ये हुआ 90 डिग्री। चलो इसको मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूं, ठीक है। इस केस में ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, ये हुआ आर इक्वल टू अंडर रूट, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ ट्वाइस ए बी, और ये हुआ cos ऑफ 90 डिग्री। तो ये हुआ r इक्वल टू, ये हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ए बी cos 90, ये पूरा टर्म ही जीरो आता है। तो जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, तो ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट देखो, ये हुआ रिजल्टेंट,
ये हुआ रिजल्टेंट, ये हुआ आर वेक्टर। अब सर ये एंगल क्या होगा जो रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बना है, चलो इसको भी निकाल लेते हैं। tan अल्फा क्या है, tan अल्फा हमने सीखा है b sin थीटा डिवाइड बाय ये हुआ a प्लस b cos थीटा। तो इस केस में थीटा क्या है, इस केस में थीटा है 90। ओके, तो ये लिखो tan अल्फा इक्वल टू ये हुआ b sin 90 डिवाइड बाय ये हुआ a प्लस b cos 90 डिग्री। ध्यान से देखो b sin 90 क्या है b, और ये हुआ a sin 90 क्या है 1, और बाकी ये जो पूरा टर्म है ये टर्म 0 पे चला गया है क्योंकि cos 90 है 0। तो हमने ये क्या सीखा, tan अल्फा इक्वल टू b बाई a, और ये हुआ अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स और ये हुआ b बाई a। तो ये हुआ अल्फा, ये तुम लिख भी सकते हो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो अब हम लोग कंक्लूजन में आएंगे कि दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो कौन से रेंज में लाई करता है। चलो कॉपी कर लो पहले। तो अब देखो मैं फाइनली कंक्लूजन कर रहा हूं। तो अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, रिजल्टेंट का ये हुआ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। अगर एंगल 180 है तो ये हुआ रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड। जो भी ज्यादा है उसको सामने लिख देना। अगर 90 डिग्री होता है तो ये होता है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लो दो वेक्टर है 8 न्यूटन और 6 न्यूटन, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर ये दोनों फोर्स पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो थीटा 0, उस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, सिंपल a प्लस बी। तो ये हुआ 8 प्लस 6 कर दो, ये हुआ 14 न्यूटन। तो अगर ये दोनों फोर्स पैरेलल है तो रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सिंपल 8 प्लस 6 ये हुआ 14 न्यूटन। और अगर ये दोनों फोर्स एंटी पैरेलल है तो क्या होगा, रिजल्टेंट का क्या होगा मैग्नीट्यूड, ये 8 माइनस 6 ज्यादा है 8, तो 8 माइनस 6 ये हुआ 2 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन के डायरेक्शन में ही बनेगा। मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया 8 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में बनेगा क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स हमेशा उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई किया है। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन के डायरेक्शन में भी बनेगा। और अगर इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल 90 है, मान लो ऐसा कोई सिचुएशन है, एक हुआ 8 न्यूटन और एक हुआ 6 न्यूटन, क्लियर, ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये कितना होगा, ध्यान से देखो, ये हुआ 64 प्लस ये हुआ 36, ये हुआ अंडर रूट 100 और ये हुआ 10 न्यूटन। तो ध्यान से देखो, ये हुआ दोनों फोर्स के बीच में अगर एंगल वेरी कर रहा है तो रिजल्टेंट भी क्या हो रहा है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ही वेरी कर रहा है। ये हुआ रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ये हुआ रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड, और ये तो एंगल 0 डिग्री और 180 के बीच पर है, मेरे वाट्स पर फोकस करना। तो ये दोनों फोर्स के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री है, रिजल्टेंट का ये हुआ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड मतलब a प्लस बी। अगर 180 डिग्री है तो ये हुआ मिनिमम मैग्नीट्यूड, और अगर एंगल 90 है जो 0 और 1 डिग्री के बीच में है तो ये हुआ कोई एक वैल्यू जो 2 न्यूटन एंड 40 न्यूटन के बीच में है। क्लियर, तो देख सकते हो अगर 0 से एंगल वेरी कर रहा है 30, 60, 45, 90, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, 50, 56, 70 डिग्री, 78 डिग्री, 90 डिग्री, तो वैल्यू 2 से लेकर 14 के बीच में ही वेरी करेगा। क्लियर, 0 डिग्री पर ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू और 180 डिग्री पर ये हुआ मिनिमम वैल्यू। तो जैसे तुम एंगल चेंज करोगे 0, 30, 60, 90, ठीक है, तो वैसे ये हुआ रिजल्टेंट का वेरिएशन। हमेशा रिजल्टेंट 2 से लेकर 14 के बीच में ही वेरी करेगा। क्लियर, तो अगर तुमने ये एंगल लिया है 90 डिग्री तो देखो बीच का कोई वैल्यू आ रहा है 2, जो 2 न्यूटन एंड 40 न्यूटन के बीच में है। क्लियर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स। ये मैं इस पेंसिल नहीं लिखूंगा, कुछ कैच कैच आवाज कर रहा है, ठीक है, तो ये पेंसिल लिखता हूं
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ए एंड बी, ए एंड बी, ये लाइज बिटवीन। तो देखो अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो ये हुआ मैक्सिमम, ये हुआ मिनिमम, और ये हुआ बीच का कोई वैल्यू। क्लियर? तो ये देखो हमेशा ये वेरी करेगा, a माइनस बी से लेकर ये हुआ लेस देन इक्वल टू, अच्छा चलो ये हुआ a माइनस बी से लेकर लेस देन इक्वल टू ये हुआ r, और ये हुआ लेस देन इक्वल टू ये हुआ a प्लस बी। क्लियर? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा a माइनस बी से लेकर a प्लस बी के बीच में ही वेरी करेगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अच्छा एक अलग नोटेशन है, और ये मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ये हुआ रिजल्टेंट का मॉड, और ये हुआ लेस देन इक्वल टू ये हुआ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस ये हुआ मॉड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा ये तो ठीक ही है ना, मॉड ऑफ ए, ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये हुआ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ये हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमेशा ये रिजल्टेंट ए माइनस बी से लेकर ए प्लस बी के बीच में ही वेरी करेगा, इसको याद रखना। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर धुआंधार प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे, मान लो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो P एंड P दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस केस में कुछ पार्टिकुलर एंगल निकालने के लिए हम लोग बार बार वो फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस बी कॉस थीटा। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और कुछ पार्टिकुलर एंगल है तो हम लोग एक फॉर्मूला डायरेक्टली रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले कॉपी कर लो, चाह रहे हैं हम लोग आगे, कॉपी कर लो। तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, मान लो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्टली एक शॉर्टकट फॉर्मूला के मदद से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देखो तो ये हुआ, मान लो ये हुआ एक वेक्टर P, दूसरे वेक्टर है जो P, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये हुआ एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट का क्या होगा मैग्नीट्यूड, देखो यहां से ये हुआ ए स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हुआ ट्वाइस ए बी, ये हुआ कॉस थीटा। अच्छा ये हुआ r, और ये हुआ अंडर रूट, ये लिखो p स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड क्या है p स्क्वायर, ये हुआ ए बी तो p इंटू पी, ये हुआ p स्क्वायर, और ये हुआ कॉस थीटा। अच्छा पहला दो टर्म अगर ऐड करोगे तो ये आ रहा है ट्वाइस p स्क्वायर प्लस ये हुआ ट्वाइस p स्क्वायर, और ये हुआ कॉस थीटा। अच्छा ये हुआ रिजल्टेंट, तो ट्वाइस पी स्क्वायर को कॉमन लो, ट्वाइस पी स्क्वायर, ये हुआ 1 प्लस कॉस थीटा। ओके अच्छा नेक्स्ट ये हुआ r इक्वल टू अंडर रूट, ये हुआ ट्वाइस पी स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस कॉस का क्या फॉर्मूला आता है, ये आता है 2 कॉस स्क्वायर, ये हुआ थीटा बाई 2। अच्छा ध्यान से देखो r 2 इंटू 2 क्या आता है भाई 4, 4 का अंडर रूट क्या आता है 2, ये हुआ 2, पी स्क्वायर का रूट p, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का ये हुआ फॉर्मूला, मतलब अंडर रूट, कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 2 4 उसका स्क्वायर रूट 2, पी स्क्वायर का p, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का क्या होता है रूट कॉस थीटा बाई 2। तो ये हुआ, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब इस पार्टिकुलर फॉर्मूला के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कुछ एंगल तुम्हें गिवन है, ओके सपोज ये हुआ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये हुआ मान लो 0 60 90, अच्छा ये हुआ 60 डिग्री, ये हुआ 90 डिग्री, ये हुआ 180 डिग्री, और ये हुआ 1। अच्छा तो देखो कुछ पार्टिकुलर एंगल गिवन है 0 60 90 120 180। ठीक है, मान लो दोनों इक्वल वेक्टर गिवन है, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर? अब ये कुछ पार्टिकुलर एंगल गिवन है, तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला के बिना भी इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मान लो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और कुछ पार्टिकुलर एंगल गिवन है, तो इतना लंबा फॉर्मूला कौन यूज करेगा, तो उस केस में हम लोग इस शॉर्टकट फॉर्मूला की मदद से झट से
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो देख लो, अगर अगर रिजल्टेंट मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट क्या आएगा? अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल है थीटा, तो अगर कुछ पर्टिकुलर एंगल गिवन है तो हम लोग ये शॉर्टकट लिख सकते हैं। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करके लिख लेना, मुझे तो याद है। अच्छा, मैं ऐसे याद रखता हूं, देखो, तो ये हुआ r इक्वल टू 0, ये हुआ r इक्वल टू p, और ये हुआ r इक्वल टू √2p, ये हुआ r इक्वल टू √3p, और ये हुआ 2p। क्लियर? तो अगर दोनों वेक्टर p और p है, उन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में तुम रखोगे 180/2 कितना होता है भाई? 90, और 2p cos 90 0 आएगा। ओके, यहाँ पर तुम थीटा इक्वल टू 120 रखोगे तो ये आएगा रिजल्टेंट p, 90 रखोगे तो ये आएगा रिजल्टेंट √2p, 60 रखोगे ये आएगा √3p, 0 रखोगे क्या आएगा? cos 0/2, cos 0 1, तो 0 ये हुआ 2p। क्लियर? दोनों वेक्टर p और p सेम डायरेक्शन में है, ऑब्वियस रिजल्टेंट a + b आएगा, तो ये हुआ 2p। तो ये कुछ फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। क्लियर? जो तुम्हें नीट में बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? अच्छा, मैं इसको फिर से दोबारा लिखूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पहले लिख लो। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और कुछ पर्टिकुलर एंगल गिवन है, तो तुम इस फॉर्मूला के बिना भी इस फॉर्मूला से डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, अगर 30 डिग्री गिवन है तो उस केस में तुम्हें, अच्छा 30 डिग्री तो नहीं आएगा क्योंकि 30/2 cos 15 आता है, cos 15 का वैल्यू तुम्हें पता नहीं, तो वो तो नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, अगर तुम ये याद रख सकते हो तो अच्छा है, और अगर तुम ये याद नहीं रख सकते तो और भी अच्छा है। तुम ये डायरेक्टली याद रखो ना, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और अगर ये कुछ पर्टिकुलर एंगल गिवन है तो ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये अगर याद नहीं हो रहा है तो इसको याद रखो डायरेक्ट, और अगर इसको याद नहीं रखना चाहते तो ये याद रखो, और कुछ भी अगर याद नहीं रखना चाहते तो सिंपल ये वाला यूज करो। क्लियर? अगर तुम इसको याद नहीं रखना चाहते तो ये यूज करो, और अगर इसको भी याद नहीं रखना चाहते तो ये लंबा वाला फॉर्मूला यूज करो, तब तो हर एक के लिए वैल्यू पुट करके तुम्हें चेक करना होगा। क्लियर? तो अगर थीटा 180 है तो रिजल्ट में 0, 120 तो p, 90 तो √2p, इसमें वैल्यू पुट करो, √2p आएगा। 60 पुट करो, 60/2 30, तो आ रही √3p, 0 डिग्री होता है एंगल, तो r इक्वल टू 2p। क्लियर? कॉपी कर लो, चलते आगे। तो देखो, यही है आज का हमारा वीडियो का लास्ट स्लाइड। मैं जानता हूं वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन क्या करूं, पूरा इंफॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में देना चाहता था। आई होप तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे, और तुम लोग के सपोर्ट के बिना ये YouTube चैनल अधूरा है। क्लियर? तो देखो, अच्छा, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, P and P, थीटा है उन दोनों के बीच में एंगल, तो सपोज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या बनता है? रिजल्टेंट उसमें बनता है, क्या होता है? 2p। क्लियर? अच्छा, ये अगर p है, ये अगर p है, तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में बनेगा, r वेक्टर, और ये हुआ r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या बनता है? मैंने नीचे से याद रखा है 0p √2p √3p, तो रिजल्टेंट का ये हुआ मैग्नीट्यूड √3p। अच्छा, ये हुआ मान लो एक वेक्टर p। ठीक है, ये हुआ मान लो वेक्टर p, और दूसरा हुआ ये हुआ p। क्लियर? ये हुआ p। चलो थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, देखो, ये हुआ p और ये हुआ p, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 है, तो रिजल्टेंट एकदम बीच में से निकलेगा। क्लियर? ये हुआ p, ये हुआ p, और ये हुआ रिजल्टेंट कितना हुआ? √3p। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट हर एक के साथ बनाएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो रिजल्टेंट हर एक के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60, तो रिजल्टेंट का ये हुआ मैग्नीट्यूड √3p, रिजल्टेंट हर एक के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये हुआ 0 60 90 डिग्री का केस। इस केस में रिजल्टेंट क्या होता है? 0p √2p, तो ये हुआ √2p। अच्छा देखो, तो ये हुआ एक वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो ये अगर मैं बनाऊं एक पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट एकदम बीच में से निकलेगा, रिजल्टेंट हुआ √2p।
तो रिजल्टेंट इसके साथ भी 45 डिग्री बनाएगा, इसके साथ भी 45 डिग्री बनाएगा कुछ पर्टिकुलर केस के लिए। क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या था? इसके बाद थीटा इक्वल टू 120 डिग्री था, 120 डिग्री, तो उसके लिए रिजल्टेंट क्या था? 0p, ये हुआ p। तो देखो ये हुआ एक वेक्टर p और ये हुआ दूसरा वेक्टर p, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्लियर? तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? p। रिजल्टेंट हर एक के साथ, अच्छा ये एंगल पूरा 120 है। क्लियर? तो रिजल्टेंट हर एक के साथ 60 डिग्री, इसके साथ भी 60 डिग्री बनाएगा। क्लियर? क्लियर? ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 120, रिजल्टेंट हर एक के साथ एंगल बनाएगा 60 और रिजल्टेंट का ये हुआ मैग्नीट्यूड p। और अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो मतलब मान लो ये हुआ एक वेक्टर p। ओके, अच्छा चलो, तो ये हुआ p और ये हुआ दूसरा वेक्टर p। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन 180 मतलब अपोजिट, तो ये होता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 0। यहाँ पर क्या होता है? p, यहाँ पर क्या होता है? 2p, यहाँ पर क्या होता है? √3p और यहाँ पर क्या होता है? 2p। मैंने ऐसे याद रखा है, एंगल 0, 60, 90, 120, 180, फिर नीचे से स्टार्ट किया है 0p, √2p, √3p एंड 2p। देखो एंगल कितना है? एंगल कितना है? 0, 60, 90, 120, 180, 0, 60, 90, 120, 180, फिर मैंने नीचे से स्टार्ट किया है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 0p, √2p, √3p एंड लास्ट में 2p। क्लियर? अगर इसको तुम याद नहीं रख पाते हो तो बेटर तुम इस फॉर्मूला से जाओ, r इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2। ठीक है, r इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2। अगर तुम ये सब याद नहीं रख पाते हो तो इस फॉर्मूला से जाओ, और अगर इसको भी याद नहीं रख पाते हो तो वो लंबा वाला फॉर्मूला है r इक्वल टू √a² प्लस b² ट्वाइस ab cos थीटा, उसमें से भी जा सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला अगर तुमने याद रख लिया तुम नीट और जेईई मेंस में फोड़ सकते हो प्रॉब्लम। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।